हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन हिस्ट्री प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस से बहुत ही महत्वपूर्ण दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जितना हमें ज्ञान है, हमें जो भी कुछ आता है उसको 150 शब्दों में, 250 शब्दों में, 125 शब्दों में और 200 शब्दों में, जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मांग होती है, अलग अलग डिमांड्स होती है, उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए प्रश्नों की अधिक से अधिक चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। साथ ही हम ये भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाई की जाए। यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच कहने का मेरा मतलब है कि जो मेंस के प्रश्न है उससे प्री की तैयारी कैसे होगी। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे जो प्रश्न है, एक बार मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रश्न की मांग है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से रिलेटेड कोई प्रश्न है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी प्री का जो तैयारी होगी वो क्या प्री की तैयारी होगी। पहला स्टेटमेंट, क्या यह एक संवैधानिक निकाय है, तो आपसे एक ऑप्शन दिया जाएगा। दूसरा, यह एक सांविधिक निकाय है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कौन सा निकाय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो इस बात को समझे कि ऐसे इस तरह से प्रीलिम्स में ऑप्शन बन जाते हैं जो कि हम मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, और अगर आपने आंसर लिखा हुआ है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बिल्कुल सही करेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो आज शेड्यूल के हिसाब से हमें जो डे 57 होगा उसमें हम जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के एक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, t.me/UPSC in हिंदी 1। ठीक है, और आप सर्च भी मारेंगे अगर कैपिटल में यूपीएससी हिंदी, सारे कैपिटल में, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसका लोगो यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक दिन पहले मैं न केवल ये जो प्रश्न है, जैसे आज डे 57 है, तो मैं इसको एक दिन पहले ही अपलोड कर देता हूँ डे 57 को, और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके आएंगे और ये वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, जो हमारा आज का पहला प्रश्न है जिसको हमें सॉल्व करना है। भारत में राजकोषीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। तो देखिए, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पूरे मॉडल आंसर के साथ, यानी 150 शब्दों का ये बात की गई है तो 150 शब्दों में देखते हैं दोनों में से, और एक प्रश्न हम क्या करते हैं, हम केवल स्ट्रक्चरिंग देखते हैं और कंटेंट देखते हैं कि स्ट्रक्चरिंग ऐसे होगी और कंटेंट ये आपको उसमें लिखना होगा, ताकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो सके और आप भी 150 शब्दों की जो डिमांड है। देखिए, प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको आता नहीं है या फिर आपको ज़्यादा आता है, कम आता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि जो कुछ आता है उसको 150 शब्दों में कैसे लिखा जाए, या फिर 250, जो मतलब डिमांड है यूपीपीसीएस या यूपीएससी की, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हम यही प्रयास करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। डिस्कस द नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल in bringing about transparency and accountability in fiscal processes in India। ठीक है, तो सीधी बात कह रहा है। अगर मैं न्यूज़ में बताऊं तो न्यूज़ में जो रहा है, एनके सिंह कमेटी बनी थी, आपको अगर पता हो, एनके सिंह कमेटी एफआरबीएम की समीक्षा हेतु, और प्रीलिम्स में भी यह सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि हाल में ही गठित एनके सिंह समिति किस चीज से संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है उससे उसकी समीक्षा के लिए, तो इसकी समीक्षा के लिए बना था। और साथ में जो एनके सिंह है वो जो 15वां वित्त आयोग है, ठीक है, 15वां वित्त आयोग है, उसके क्या है, चेयरमैन भी हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना होगा, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना होगा, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है, एनके सिंह न्यूज में आ चुके हैं, आपको क्या करना है, 15वें वित्त आयोग का टेन्योर देख लेना है। और मैं एक अचंभे करने वाली बात बताऊं, जनरली टेन्योर 5 साल होता है, लेकिन इसका टेन्योर है 6 साल। 2020-21 के लिए अलग से इन्होंने सिफारिशें दी हैं और 2021 से 26 के लिए अलग से सिफारिशें दी जाएंगी। तो इसको आप न्यूज़ में थोड़ा पढ़ें, इसके बारे में देखें। प्रश्न की बात करते हैं, हम केवल प्रश्न में रहते हैं सीमित, इधर उधर भटकेंगे तो दिक्कत होगी। तो करते हैं प्रश्न को सीधे सीधे। तो देखिए, प्रश्न हमारा कह रहा है कि एनके सिंह कमेटी ने बोला था कि भारत में एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद बनाई जाए। एनके सिंह कमेटी ऐसा कह रही थी, और जब उन्होंने एफआरबीएम एक्ट की समीक्षा की तो पाया एफआरबीएम एक्ट में काफ़ी प्रावधान थे कि भारत का जो घाटा होना चाहिए वो जीडीपी के 3.5% से ज़्यादा नहीं हो जाता। ये जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल जो डिफिसिट है, राजस्व घाटा 0 होना चाहिए, यानी रेवेन्यू डिफिसिट जो है इसको 0 होना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने एफआरबीएम में कही थी। एफआरबीएम एक्ट यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम है, इस एक्ट में ये बातें कही गई थी कि रेवेन्यू डिफिसिट 0 किया जाएगा और राजकोषीय घाटा 3%, ये 3.5% नहीं है, 3% है।
ये भाई साहब आए, इसकी समीक्षा की, इन्होंने कुछ कुछ सिफारिशें दी, उसको आपको देखना चाहिए। एक प्रमुख सिफारिश थी राजकोषीय परिषद की, कि राजकोषीय परिषद बनाई जाए स्वतंत्र, ताकि ये सब कमियां जो है, प्रॉब्लम आ रही हैं, वो दूर हो जाए। अब ये जो राजकोषीय परिषद होगा, ठीक है, ये काम क्या करेगा, क्या है, वही इस प्रश्न की मांग है। तो अगर मैं बात करूं तो प्रश्न की मांग कह रहा है कि राजकोषीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही का समावेश करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। मतलब आपको बताना है कि क्या आवश्यकता है, ठीक है, क्यों रिक्वायरमेंट है राजकोषीय परिषद की, ये आपको चर्चा करनी है। तो देखिए, भूमिका क्या लिखूंगा, भूमिका में लिख सकते हैं, कुछ संदर्भ बता सकते हैं कि क्यों राजकोषीय परिषद की डिमांड आई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है राजकोषीय प्रक्रियाओं में, यानी जो राजकोषीय प्रक्रियाओं की कुछ समस्याएं हैं। जैसे मैं एक बार बताऊं, हालांकि आंसर में बहुत कम लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है इंट्रोडक्शन, और सीधी बात है यार, 150 शब्दों में आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन अगर कुछ राजकोषीय प्रक्रियाओं की मैं खामियों को बताऊं तो आपको पता होगा, पहले तो क्या किया जाता है, सुंदर बजट बनाया जाता है, सुंदर बजट, ठीक है। सुंदर बजट, इसका इंग्लिश कीवर्ड कुछ अच्छा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सुंदर बजट मेरे कहने का मतलब है अलंकृत, इस तरीके का बजट बनाया जाता है कि इतना हेर फेर किया जाता है, मतलब सुंदर नहीं, इतना घुमा फिरा के हेर फेर किया जाता है कि लगता नहीं है कि घाटा हुआ है। मतलब गवर्नमेंट क्या है, जानबूझकर इस तरह से प्रक्रियाओं में हेर फेर करती है कि घाटा बहुत न्यून दिखाती है, कम दिखाती है, अगले साल ट्रांसफर कर देती है घाटाओं का। इसके अलावा भारत की राजकोषीय प्रक्रिया में एक जो बहुत प्रमुख खामी है, एक्स्ट्रा बजटरियल रिसोर्सेस, ठीक है, ईबीआर। मतलब बजट के अलावा, बजट में तो हमने बताया कि हमारा राजकोषीय घाटा इतना है, फिस्कल डिफिसिट इतना है, रेवेन्यू डिफिसिट इतना है, ये बताया। लेकिन जो खर्चे हैं टोटल, वो हमने बजट में दिखाई नहीं, हमने खर्चों को अलग कर दिया और एक्स्ट्रा बजटरियल जो रिसोर्सेज हैं उससे खर्चों को पूरा कर लिया। जैसे आप कह सकते हैं कि जो पीएसयूज हैं, पीएसयूज को बोला कि इतने पैसे दो, पीएसयू से पैसे ले लिए, अलग अलग तरीके के काम करके हमने क्या किया, एक्स्ट्रा बजटरियल रिसोर्सेज भी यूज किया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है भारत में राजकोषीय प्रक्रियाओं की। तीसरी मैं बात करूं तो अनुशासन बिल्कुल नहीं है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआरबीएम जो एक्ट आया था, इसको बार बार एफआरबीएम अब बोलूंगा। एफआरबीएम एक्ट में जो बातें कही गई थी कि 2018 तक कुछ लक्ष्य प्राप्त करने थे, 2020 तक कुछ लक्ष्य प्राप्त करने थे, हुआ ये कि एक भी लक्ष्य समय पर कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये सब समस्याएं हैं, तो इन्हीं समस्याओं में से एक दो उठाएं आप और संदर्भ में बता दें कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्या है, इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल एक रिक्वायरमेंट है। और रिक्वायरमेंट की आप 3-4 चीजें बता दें कि क्या क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा कि आवश्यक हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ समस्याएं बता दी जिसके लिए आवश्यक है, आपने बता दिया इसकी क्या क्या गुण होंगे, यानी जो मुख्य भाग है वही आपने बता दिया, आईएफसी की क्या क्या आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, कुछ सिफारिशें याद हों। देखिए, जनरली जीएस पेपर 2 के जो प्रश्न होते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, जीएस पेपर 3 के जो प्रश्न होते हैं जैसे कि ये है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपको क्या करना है, 2-4 मतलब जब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब आप ये समझिएगा किसी मतलब आयोग या फिर एक बॉडी के बारे में पूछ रहे, किसी संस्थानों के बारे में पूछ रहा है। मेरे कहने का ये मतलब है, मतलब आपसे अगर संस्थानों के बारे में पूछ रहा है कि भारत में ऐसे संस्थान बनाने चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं और बहुत ढेर सारे बॉडीज की बात होती है जनरली, जैसे सीएजी है, ठीक है। सीएजी में आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके पास नियंत्रक की शक्ति नहीं है, इसके पास केवल लेखा परीक्षक की शक्ति है। तो ऐसे जब संस्थानों की बात होती है, इलेक्शन कमीशन की बात होती है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सुधार कैसा होगा, तो हम बताते हैं सुधार होगा यूके, यूएसए, जर्मनी। ये 3-4 नाम आप याद कर लीजिए, हर जगह इसको एग्जाम्पल में कोट कर दीजिएगा आंख बंद करके जब संस्थागत सुधारों की बात होगी, क्योंकि जो ये तीनों देश हैं, खास करके अगर यूके और जर्मनी की बात करूं तो ये देश जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक सर्विस में सुधारों की प्रक्रिया में बहुत आगे हैं और काफी बेंचमार्क हैं। तो हर जगह आप एग्जाम्पल आंख बंद करके यूज कर सकते हैं और सही होता है, गलत नहीं होता है। मैं मतलब दावा तो नहीं करूंगा कि सही होगा, लेकिन 99.9% बोल रहा हूं कि सही होता है। और क्योंकि मैं खुद यूज करता रहता हूं, बेईमानी करता रहता हूं, इसी को बोलते हैं जानबूझकर की गई बेईमानी। कि जब हम सुझाव लिखते हैं, ये देखिए जैसे निष्कर्ष में जब हमको सुझाव लिखना होता है तो मैं 2-3 चीजें हमेशा यूज करता हूं। आप देखते हैं क्या सुझाव यूज करता हूं, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट का पालन किया जाए जब कोई प्रशासनिक समस्या होती है। मान लीजिए कोई प्रशासनिक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से रिलेटेड कोई बात है, या फिर आप कह सकते हैं स्थानीय पंचायतों से रिलेटेड बात है, तो जब मैं निष्कर्ष लिखता हूं स्थानीय पंचायत, प्रशासन, आप कह सकते हैं आतंकवाद, है ना, आपदा प्रबंधन, इन चीजों से रिलेटेड जब कोई गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दा होता है तो सेकंड एआरसी, क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो सेकंड एआरसी की मैं बात कर देता हूं और मैं हमेशा निष्कर्ष में लिखता हूं कि सेकंड एआरसी के सुझावों को लागू किया जाए, ठीक है। वहीं जब बात होती है संवैधानिक सुधारों की,
संवैधानिक सुधारों के मतलब अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक सुधारों का मतलब आप समझ सकते हैं हमारे संसद भवन में क्या सुधार है कि आजकल डिबेट नहीं होता है, डिस्कशन नहीं होता, ये सब जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए एक दो चीजें। जैसे कुछ आयोग की रिपोर्टें याद कर ली, जैसे सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों का अगर प्रश्न आए कोई भी तो सरकारी और पुंछी आयोग की रिपोर्ट्स बस दिमाग में रखना है कि सरकारी, अब आपको बैठ के पढ़ना नहीं है कि सरकारी और पुंछी आयोग की रिपोर्ट क्या है, वो नहीं पढ़ना है, दिमाग में रखिए, बस इसको यूज करना है निष्कर्ष में कि सरकारी और केंद्र और राज्य संबंधों में कोई डिबेट पूछे तो आपको लिखना है निष्कर्ष में सरकारी और पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयास किया जाए। इसी तरह से आपने सुना होगा एनसीआरडब्ल्यूसी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड वर्किंग कमेटी, ऐसे समथिंग है, ठीक है, संविधान की समीक्षा पर राष्ट्रीय आयोग है, उसको लिख दीजिए। कोई भी संवैधानिक सुधार हो तो इसको लिख दीजिए। तो ये सब होती है जानबूझकर की गई एक चालाकीपूर्ण बेईमानी। तो मैं निष्कर्ष हमेशा क्या लिखूंगा, यहां पर जब संस्थागत सुधारों की बात होगी तो मैं लिखूंगा यूएस, यूके, जर्मनी की तर्ज पे कुछ बॉडीज बनाई जाए। हालांकि यहां पर बॉडीज का नाम मुझे याद था तो मैंने वो लिख दिया, आपको नहीं याद हो तो आप लिख दें कि यूके और यूएसए में जैसा चलन है उस प्रकार से जो स्वतंत्र परिषद है उसके निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां पर आप इस बात को समझेगा। अभी हम पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा जब हम पूरा मॉडल आंसर देखेंगे। और आप देखेंगे कि मॉडल आंसर में प्रयास करता हूं कि 150 शब्दों में हो जाए। जनरली देखिए इस प्लेटफॉर्म में और अन्य प्लेटफॉर्म में एक बहुत जो बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद भी देखा था, कि मेरा फोकस है 150 शब्दों में आंसर लिखने का। जबकि आप देखेंगे कंटेंट हो सकता है, बहुत सारे कोचिंग है, बहुत सारे मटेरियल हैं, फ्री में बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, ठीक है, वहां पर आपको आंसर मिलेगा, हो सकता है कंटेंट इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का मिले, लेकिन वहां पे आपको 150 शब्दों में चीजें नहीं मिलेंगी। वहां पे आपको 600 शब्दों में, 700 शब्दों में आंसर दिए होंगे। ये हमारे काम का नहीं है, हमको यही काम का है और ये हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख रहे हैं। तो मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने यहां पे लिखा इंट्रोडक्शन, भारतीय राजकोषीय व्यवस्था एफआरबीएम एक्ट के लक्ष्यों का पालन न करने, खराब बजटीय पूर्वानुमान आदि के कारण आलोचनाओं का सामना कर रही है। मैंने 2-3 कारण आपको शुरू में बताया, आप चाहे तो यहाँ पे कॉमा कॉमा करके लिख दें, लेकिन यार वही है, इतना टाइम स्पेस नहीं है, तो हम 1-2 चीजें बस जो काम की चीजें होती हैं वही लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, बाकी चीजें छुपा ले जाते हैं, बल्कि हम टू द पॉइंट सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मैंने वही लिखा, 1-2 बात बता दी कि एफआरबीएम एक्ट का पालन नहीं हो पाया, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है उसका पालन नहीं हो पाया, उसके लक्ष्यों को हमने नहीं पूर्ति कर पाए। बजटीय पूर्वानुमान हमारा बहुत खराब होता है, हम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, इतना राजस्व मिल जाएगा, इतना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, जिससे कोरोना क्राइसिस आप देख सकते हैं। तो ये सब तो हम पूर्वानुमान ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ये तो आपात स्थिति हो गई, है ना, ये तो आपात स्थिति हो गई। लेकिन बहुत सारे मतलब नॉर्मल केस में भी जो हमारा पूर्वानुमान होता है, जैसे हम अगर पूर्वानुमान लगाते हैं कि 1 लाख करोड़ का जीएसटी मिलेगा, तो पता चलता है उस साल मिला 95,000 करोड़ ही जीएसटी, तो 5,000 करोड़ अब गवर्नमेंट क्या करे। तो हमारा क्या है, बजटीय पूर्वानुमान बहुत खराब है, इत्यादि कारण जो हमारी राजकोषीय व्यवस्था है, जो फिस्कल सिस्टम है हमारा, वो आलोचनाओं का सामना कर रही है। और इसीलिए किसकी बात कही गई, स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता इसी संदर्भ में है। तो आप चाहें तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इसी संदर्भ में स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता जताई जा रही है, बताई जा रही है। मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं क्या करता हूं, सीधे पॉइंट डालता हूं, हेडिंग स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता, सीधे ऐसे डालता हूं और इसको बक्से में बंद कर देता हूं, तो थोड़ा और अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और मेरे शब्द बच जाते हैं। सीधी बात है, शब्द बच रहा है मतलब आपका एग्जाम में समय बच रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता क्या है, तो पहला काम ये करेगा, दूसरा काम ये करेगा, तीसरा काम ये करेगा, चौथा काम ये करेगा। तो मैंने 4-5 काम बता दिए कि ये काम ये करेगा। ठीक है, जैसे एक मैं छोटी सी बात बताता हूं, जैसे एनके सिंह कमेटी जो बनी थी एफआरबीएम पे, उन्होंने कहा था भारत को 3.5 और 3% वाला जो लक्ष्य है फिस्कल डिफिसिट का, राजकोषीय घाटे का 3.0 और 3.5% का जो लक्ष्य है, उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। भारत को यह ध्यान में रखना है कि जीडीपी और ऋण का रेशियो, ऋण अपॉन जीडीपी, ऋण बटे जीडीपी, ये लेस देन 60% हो। भारत को इस चीज पर फोकस करना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिए थे, एनके सिंह कमेटी ने ये सुझाव दिए थे। आप सोचिए अगर आपने एनके सिंह कमेटी की सुझाव पढ़े हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, और न्यूज में रहा है तो आप पढ़ते ही होंगे, मैं मान के चलता हूं करंट के रिसोर्सेज आपके बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग डेली, मुझे उम्मीद है हिंदी मीडियम का होने के बावजूद 4-5 घंटा आप लोग द हिंदू पेपर अवश्य पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं। तो आपने ये अवश्य पढ़ा होगा कि इनकी सिफारिश में एक प्रमुख सिफारिश थी कि ऋण अपॉन जीडीपी का रेशियो लेस देन 60% होगा, ये करना चाहिए। अब बताइए, जो हम बनाएंगे राजकोषीय परिषद, वो ये काम करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बस सोचिएगा कि जो इन्होंने सिफारिशें की और इन्होंने ये भी कहा कि आईएफसी बनाओ, इन्होंने यही भी कहा कि इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनाओ, इन्होंने दोनों काम इन्होंने ही कहा।
तो सीधी बात है, दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यानी जब ये दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं तो मैं अपनी जो एग्जाम में जो आंसर लिखूंगा उसमें भी दोनों को लिंक करके लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे काम लिखूंगा। देखिए मैंने क्या किया, कितनी चालाकी से आंसर लिखा। ये क्या करेगी, स्वतंत्र राजकोषीय परिषद क्यों आवश्यक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगी, देखिए सीधी बात है, फिस्कल काउंसिल है, यानी इसके पास क्या होंगे, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ सदस्य होंगे। इस बात को आप समझना होगा, है ना। अगर यहां पे आप ये चीजें बेसिक आपके क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आंसर लिख सकते हैं। इसके पास विशेषज्ञ सदस्य होंगे तो ये क्या करेगी, वही काम करेगी, तो वही आवश्यकता हो जाएगी। देखिए क्या करेगी, सरकार के बजट निर्माण में विशेषज्ञ एवं तकनीकी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये लोग विशेषज्ञ होंगे, जिससे राजस्व एवं व्यय संबंधी योजनाएं बेहतर निर्देशित होंगी। तो जो भारत सरकार पूर्वानुमान नहीं कर पा रही थी, ऊपर जो प्रॉब्लम हो पा रहे थे, खराब बजटीय पूर्वानुमान की समस्या हो रही थी, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पास तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जो बताएंगे कि यार इतना ही पूर्वानुमान सही है, आप एक्स्ट्रा करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये बात आप यहां से सोच सकते हैं कि फिस्कल काउंसिल है, इसके पास तकनीकी सदस्य हैं, विशेषज्ञ सदस्य हैं, तो ये काम करेगी। दूसरा, एफआरबीएम एक्ट के क्रियान्वयन को सुगम बनाएगा तथा बजटीय आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण हो पाएगा। देखिए वही बात दोबारा घुमा के लिख दी, क्या लिखा, एफआरबीएम एक्ट पे ही तो बात चल रही थी, वही तो हम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो शुरू में हमने प्रॉब्लम बताई थी, एक तो एफआरबीएम एक्ट का पालन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा बजटीय पूर्वानुमान खराब है। तो मैंने एक पॉइंट यहां से उठा के लिख दिया कि ये जो आईएफसी होगी, ठीक है, आईएफसी होगी, वो क्या करेगा, बजटीय पूर्वानुमान सही कर देगा, दूसरा एफआरबीएम का उचित क्रियान्वयन कर देगा। तो देखिए वो लिख दिया यहाँ पे, तो ऐसा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, एफआरबीएम एक्ट के क्रियान्वयन को सुगम बनाएगा, बजटीय आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण हो पाएगा, ये लिख दिया। तीसरा, विशेष आपात स्थितियों, ठीक है, में सरकार के घाटे संबंधी निर्णय को तार्किक बनाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिखें, अवश्य लिखें, कोरोना। कोरोना क्या है, विशेष आपात स्थिति। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकार की सारी फिस्कल पॉलिसी जो भी है सब फेल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे, और ये मतलब सरकार की बहुत गलती नहीं है, आप इस बात को समझिएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो सरकार इसमें बहुत क्या कर सकती है यार। इकोनॉमी खोलेगी तो लोग मरेंगे, लोग बचाएंगे तो इकोनॉमी मरेगी, तब लोग फिर भी मरेंगे, भुखमरी से मरेंगे, नहीं तो कोरोना से मरेंगे। तो ये आपात स्थिति है। तो एनके सिंह कमेटी ने ये बात कही थी कि अगर आपको, देखिए एनके सिंह कमेटी ने कहा था कि एफआरबीएम में प्रावधान है, एफआरबीएम में प्रावधान है 3% फिस्कल डिफिसिट का। ठीक है, इसमें 0.5% क्या है, इसमें 0.5% स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन मतलब डेविएशन, आप कह सकते हैं डेविएशन अलाउ किया गया है 0.5% का, कि विशेष परिस्थिति में ये घाटा बढ़ा के 3.5% कर सकते हैं। और विशेष परिस्थिति कैसी है, मान लीजिए देश पे हमला हो जाए, जैसे चाइना ने हमला कर दिया, तो आप हथियार खरीदेंगे तो 3.5% घाटा हो सकता है। या फिर कोई विशेष बीमारी, जैसे अभी वर्तमान स्थिति आ गई, अर्थव्यवस्था अचानक से एकदम मंदी की शिकार हो गई है, ऐसी परिस्थितियों में ये जो आईएफसी है वो क्या करेगी, सरकार के जो निर्णय है, सरकार के जो घाटे संबंधी निर्णय है, यानी सरकार पैसों की व्यवस्था कहां से करेगी, ठीक है, कहां से लोन ले सकती है सरकार, उसको तार्किकता बनाएगा। मतलब ऐसा ना हो कि सरकार लोन लेने के चक्कर में बहुत ज्यादा लोन ले ले या फिर बहुत कम लोन ले ले, इतना ले कि हो ही ना पाए, इतना ज्यादा ले ले कि ओवरबर्डन हो जाए। तो कैसे बैलेंस करना है, यानी तार्किकता किस तरह से लानी है, तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगी आईएफसी। तो तीसरा पॉइंट हो गया। और देखिए मैंने किया क्या है, पूरे आंसर में यही किया है, एनके सिंह कमेटी के बारे में मुझे पता था, ठीक है, और उसी से मैंने, और एक चीज मुझे ये पता थी कि एनके सिंह कमेटी ने कहा है कि आईएफसी बनाने को, बस मुझे ये चीज पता थी, और इससे मैंने आंसर पूरा अपने मन से बना लिया। ठीक है, किस तरह से सोच सोच के हेरा फेरी कर दी और आंसर बन गया। चौथा पॉइंट, सरकारी विभागों में उचित प्रकटीकरण एवं उत्कृष्ट लेखांकन प्रथाओं की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दी कि उत्कृष्ट लेखांकन जो संस्कृति है, यानी जो ऑडिटिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी मैकेनिज्म है, जो ऑडिटिंग मैकेनिज्म है, उसको क्या करेगा, उसको बहुत ही अच्छा बनाएगा। तो ये काम कौन करेगा, इंडिपेंडेंट फिस्कल कमीशन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने जो कि ऑलरेडी आपसे बता रखा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, निष्कर्ष लिखूंगा। और निष्कर्ष में दो तीन तरीके से आपको ऑलरेडी मैंने निष्कर्ष बताए हैं। एक तरीका ये कि हम लिखते हैं कि निष्कर्षता ऐसा ऐसा किया जाना चाहिए। दूसरा तरीका हम क्या लिखते हैं कि बताते हैं आगे की राह, यानी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, ये भी हमारा एक तरीके का निष्कर्ष होता है। यहां पे मैंने बताया वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो देखिए मैंने उसको लिखा है, एनके सिंह समिति एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की सिफारिश की थी, इसको लागू किया जाए। अमेरिकी कांग्रेशनल बजट ऑफिस है एवं ब्रिटेन के ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तर्ज पर निर्मित यह निकाय बजटीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। प्रश्न की डिमांड क्या थी, आप एक बार फिर से देखिए, कनेक्टर क्या बोल रहा है, राजकोषीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही, ये मांग है।
का समावेश करने हेतु एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। तो मैंने बताया क्या क्या काम करेगा, यही तो बताया 4 पॉइंट में, इसलिए आवश्यक है। ठीक, फिर मैंने ये बताया कि अमेरिका में एक कांग्रेशनल बजट ऑफिस है, वो भी आईएफसी की तरह है। यूनाइटेड किंगडम में ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आईएफसी की तरह है। इन्हीं तर्ज पे अगर भारत में निर्मित ये निकाय बना देंगे तो क्या होगा, बजटीय प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी। तो जो इंट्रोडक्शन था, जो प्रश्न की डिमांड थी, वो मैंने आखिरी में कंक्लूड कर दिया कि अगर ऐसा कुछ कर देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड प्रश्न पे देखते हैं, जो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। जहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और क्षेत्र विशिष्ट नियामकों को एक दूसरे का पूरक बनने की आवश्यकता है, वहीं परस्पर अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र का परिणाम उनके बीच नियामकीय समानांतरता के रूप में सामने आया है। टिप्पणी कीजिए। अभी मैं आप प्रश्न पढ़ लिए होंगे, मुझे उम्मीद है आपने एक दिन पहले देख लिया होगा। हालांकि जो लोग नहीं देखा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो रोकेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, प्रश्न को 1 मिनट समझने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट टाइम देंगे। अच्छा, और पूरा कंटेंट दिखाने से पहले मैं कुछ चीजें अभी समझा दूंगा जिससे आपको प्रश्न क्लियर हो जाए। ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ के तब प्रश्न समझाता हूं। इंग्लिश में क्या है, वाइल द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटर आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीमेंट ईच अदर, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन हैज रिजल्टेड इन रेगुलेटरी पैरेलिज्म अमॉन्ग देम। ठीक है, पैरेललिज्म, समानांतर, अमॉन्ग देम कमेंट, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। मतलब कुछ नहीं कह रहा है, ये देखिए प्रश्न की डिमांड ये कह रहा है, एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, भारत में प्रतिस्पर्धा देखना है। मतलब हर क्षेत्र में, जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा स्वस्थ एवं स्वतंत्र हो रही है, उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित हो जाए। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मतलब ऐसा ना हो कि घुसखोरी चले, ऐसा ना हो कि जो विलय कर रहे हैं, बैंकिंग विलय कर रहे हैं, उसमें कुछ हेराफेरी कर दें, ऐसा ना हो कि अमेजन ने फ्लिपकार्ट का अगर कैप्चर किया तो गलत तरीके से कैप्चर कर लिया, मार्केट में मोनोपोली कर ली। ठीक है, तो मार्केट में मोनोपोली नहीं होगी, मार्केट में ओलिगोपोली नहीं होगी। ये सब बातें रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग का निर्माण किया गया। तो प्रतिस्पर्धा आयोग क्या कर रहा है, पूरे मार्केट को, आप ये समझिए मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है, ये पूरे मार्केट को ओवरव्यू कर रहा है प्रतिस्पर्धा आयोग। हर तरह का मार्केट, चाहे शेयर मार्केट हो, इंश्योरेंस मार्केट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, हर चीज को क्या कर रहा है, ओवरलुक ये कर रहा है। अच्छा, ये बात है ना, सीसीआई के साथ ये बात है। अच्छा, शेयर मार्केट है तो शेयर मार्केट का एक नियामक है सेबी। ठीक है, वित्तीय तंत्र है, वित्तीय तंत्र का नियामक है आरबीआई। पेंशन, मान लीजिए पेंशन मार्केट है तो पेंशन मार्केट है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईडाई है। ये सारे लोग भी हैं। अब बात क्या आ रही है, कोई बात होती है, मान लीजिए यहां पर कोई मुद्दा उठा आरबीआई में, मान लीजिए यहां पे मैं एक बात समझा रहा हूं, या मान लीजिए बैंकों का विलय हो रहा है, तो बैंकों का विलय किसके अधिकार क्षेत्र में है, आरबीआई के, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है। अब यहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगी नहीं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में भी। क्यों, यहां पर बैंकों का विलय ऐसा हो कि कंपटीशन सही से सुनिश्चित हो। तो ये कहेगी मेरे अधिकार क्षेत्र में, ये कहेगा मेरे अधिकार क्षेत्र में, और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। दोनों की लड़ाई हो जाती है आपस में, तो काम और बिगड़ता है। बनाया किस लिए गया था, कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें। ये जो काम देख रहा है, ये इसका काम क्या हो, कंपटीशन देखना हो, इसका काम हो जो वित्तीय नियामक वाले जो काम है वो देखना, इसका काम हो। लेकिन होता क्या है, तो वही देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। क्वेश्चन कह रहा है बनाया इसलिए गया था कि एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें, एक दूसरे के पूरक बने रहें। ठीक है, कर क्या रहे हैं, एक दूसरे के बीच में रेगुलेटरी पैरेललिज्म, मतलब तुम भी काम करो अलग से, हम भी अलग से काम करेंगे, हम अपना देखें तुम अपना देखो। अब इससे क्या होता है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बाधा होती है। भाई कोई भी काम होगा, मान लीजिए फ्लिपकार्ट को किसने खरीदा है, अभी वॉलमार्ट ने खरीदा है, शायद वॉलमार्ट ने इन्वेस्टमेंट किया बहुत ज्यादा। तो मान लीजिए वॉलमार्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है फ्लिपकार्ट पे, तो यार सीधी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए, मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी आ जाएगी अचानक से बीच में उठ के, कोई भी आ जाएगा, ऐसे करके देखना चालू कर देंगे। तो और इससे क्या होता है, डिले हो रहा है, जो काम हो रहा है ना, एक बार कहेगी आरबीआई कहेगी हम चेक करेंगे पहले कि तुमने सारा काम सही किया कि नहीं किया, फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगी हम भी चेक करेंगे। अब दोनों लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, और डिले होगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सब बाधा आती है। तो ये बात कह रहा है। इसको दूसरे तरीके से आप समझिए, एक और तरीका, ये जो एक होते हैं आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर क्या है, सामान्यज्ञ है। ठीक है, सामान्यज्ञ, स्पेलिंग हो जाए सामान्यज्ञ, ये सही है, ज़्यादा अच्छी स्पेलिंग है ना, सामान्यज्ञ आईएएस ऑफिसर। दूसरे होते हैं जो अभी बात की जा रही है लेटरल एंट्री वाले ऑफिसर, लेटरल एंट्री, ये क्या है, विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ।
डिबेट क्या चल रहा है अभी वर्तमान जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर्सेस दिस, सामान्य बनाम विशेषज्ञ का डिबेट है, यही डिबेट चल रहा है। उसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स है ना कि विशेषज्ञ के फायदे नुकसान आपको पता है, ये फायदे हैं, सामान्य के फायदे नुकसान आपको पता है, ये फायदे हैं। अब समझिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, आईएएस ऑफिसर है यानी सामान्य है, हर चीज में थोड़ा थोड़ा उसको जानकारी है, हर चीज को देख रहा है, ठीक। विशेषज्ञ कौन लोग हैं, आरबीआई सेबी, ये लोग विशेषज्ञ हैं। यानी जो इसके पॉइंट्स होंगे, जो सामान्य बनाम विशेषज्ञ डिबेट आप पढ़ते हैं, लेटरल एंट्री वाला डिबेट, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी होगी, इसके पॉइंट से उठा के मैं यहां पे लिख दूंगा तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस क्या करना है, मुझे कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देना है, कंटेंट वही रहेगा। देखिए कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट सामान्य आईएएस बनाम लेटरल एंट्री वाला ही रहेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ चेंज हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा कंपटीशन कमीशन इंडिया वर्सेस जो क्षेत्रीय रेगुलेटरी है, ठीक है। अब वही देखिए मैंने आंसर में किस तरह से आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना है। तो मैंने बताया कंपटीशन कमीशन इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख दूंगा, एक सांविधिक निकाय है जिसका काम है भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2004-5 जो भी हो देख लें, मुझे याद नहीं है, 2001 है शायद, तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम को लागू करना इसका काम है। तो देखिए आप इस बात को समझिएगा, मैंने जो प्रश्न पूछा था प्री का, शुरू में प्री का पूछा था ना कि एक ऐसा निकाय, तो ये श्योर होगा कि ये स्टेचुअरी बॉडी है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन एक्ट से बना हुआ है। क्षेत्र विशिष्ट नियामक कौन होते हैं, इरडाई, पीएफआरडीआई, सेबी, ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। दोनों को होना क्या चाहिए था, एक मैं लिखूंगा एक पॉइंट कि दोनों को पूरक होना चाहिए था, यानी दोनों को पूरकता कैसे दिखानी चाहिए थी, लेटरल एंट्री वाले में भी क्या होता, दोनों पूरक होने चाहिए थे। सामान्यज्ञ बनाम विशेषज्ञ वाली बात होनी चाहिए कि सीसीआई का काम हो ओवरव्यू रखना, जबकि विशेषज्ञ क्या हो, जो तकनीकी इश्यूज हैं, जो टेक्निकल इशू हैं, जो स्पेसिफिक इशू हैं, जो माइक्रो मुद्दे हैं, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या होना चाहिए था, मैक्रो मुद्दों को देखना, ठीक है। और तो रंग चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, मैक्रो मुद्दों को देखना, जबकि जो आरबीआई है सेबी, इसका काम क्या होना चाहिए था, स्पेसिफिक माइक्रो मुद्दों को देखना। तो ये काम होना चाहिए, दोनों का पूरक होना चाहिए, ठीक है। एक का काम होना चाहिए अग्र सक्रिय, एक का काम होना चाहिए प्रतिक्रियात्मक। कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो किसका काम होना चाहिए, सीसीआई का, देखना कि भाई कंपटीशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, सीसीआई काम होना चाहिए। लेकिन दूसरे का काम आरबीआई और सेबी जैसे का क्या काम होना चाहिए, अग्र सक्रिय। अग्र सक्रिय का मतलब पहले से ही तैयार रहे, जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो जाए, जैसे आपने सुना होगा सत्यम घोटाला हो गया, ठीक है, सत्यम घोटाला हो गया। हाल में आपने देखा होगा बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई रेगुलेटरी भले से है, लेकिन आपने देखा होगा आईएलएनएफसी क्राइसिस हुई है। इसके अलावा बहुत सारे क्राइसिस हुए हैं, ये पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कारपोरेशन जो कॉर्पोरेशन बैंक है उसका प्रॉब्लम हुआ है, यस बैंक का प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो ये सब किसकी फेलियर है, आरबीआई की फेलियर है। कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं आरबीआई की फेलियर है। लेकिन आरबीआई क्या करना चाहिए था, आरबीआई काम क्या था, ये सारे मुद्दों को पहले से पहचान लेना, पहले से फोरकास्ट कर लेना कि मार्केट में ये सारी प्रॉब्लम आने वाली है, देखना, एनालिसिस करते रहना, अपनी जो ऑडिटिंग है इन चीजों को सही करके ये चीजें पता लगाते रहना, ये काम आरबीआई का होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात है कि सामान्य बनाम विशेषज्ञ और प्रतिक्रियात्मक बनाम अग्र सक्रिय, ये दोनों की पूरक भूमिकाएं। तो आप बताएंगे दोनों की पूरक भूमिकाएं इसलिए हैं, लेकिन होता क्या, विवाद होता है, दोनों पूरक नहीं पैरेलल हो जाते हैं और विवाद करते हैं। क्यों, अति व्यापन के कारण। भाई देखिए यहां पे मैंने सीधे बताया, कंपटीशन कमीशन इंडिया भी वही काम देख रही है। मान लीजिए बैंकों का विलय हो रहा है, तो बैंकों का विलय में दो तरीके के मुद्दे हैं, एक जो रेगुलेटरी मुद्दा है कि बैंकिंग का विलय हो जाए, वो बैंक किस के अंतर्गत आते हैं, आरबीआई के अंतर्गत। दूसरा, जो बैंकों का विलय हो रहा है वो मार्केट में कंपटीशन खराब ना कर दे, तो ये काम किसका, सीसीआई का। तो ये अति व्यापन के कारण और विधायी चूक के कारण, यानी जो एक्ट बनाया गया सीसीआई, उसमें इसके पूरे बात बताई नहीं गई, उसकी स्पेशल जो पावर्स हैं वो बताई नहीं गई। इन विधायी चूकों के कारण क्या होता है, विवाद होते हैं, तो इसको आप बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप बता देंगे, जैसे बैंकिंग विलय, दूरसंचार में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कंपटीशन कमीशन इंडिया वर्सेस ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके बीच के जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्या बताते हैं, इसको पैरेललिज्म बताते हैं, ठीक है। तो देखिए चर्चा हो गई ना। देखिए मुझे क्या करना है, अगर मैं स्ट्रक्चरिंग कर दूं वापस, तो कंटेंट तो आपने देख लिया होगा, अगर मैं एक बार झट से छोटी सी स्ट्रक्चरिंग कर दूं, ठीक है, तो इसको देखिएगा, स्ट्रक्चरिंग में क्या हो जाएगी, एक तो बताना है दोनों को पूरक बनने की आवश्यकता है। तो क्यों आवश्यकता है, वही कि एक का गुण है सामान्यज्ञ, दूसरे गुण है विशेषज्ञ, सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ लिखें, बनाम नहीं, सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञ। दूसरा है अग्र सक्रियात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक, तो ये हो गया, तो पहला पॉइंट इसकी चर्चा कर दी। दूसरा बता दिया परस्पर अतिव्यापी क्षेत्र का परिणाम
नियामकीय समानांतरता के रूप में सामने आया है। तो आप बता देंगे कुछ विवाद हुए इसी कारण, अति व्यापन के कारण कुछ विवाद हुए। कौन कौन से? एक बैंकिंग बिल है, दूरसंचार बिल है, और मैंने 2-3 इश्यूज बताए, उसको बता दीजिए। फिर क्या बताएंगे? समाधान, कि कैसे इस मुद्दे का समाधान हो। तो समाधान कैसे हो? जो भी चीजें हैं, जो मार्केट में जो भी इश्यूज हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो, और मतलब जो टेक्निकल काम है, जो तकनीकी कार्य है, उसको अलग किया जाए। ठीक है, मतलब आप इस बात को समझिएगा कि मान ली बैंकिंग विलय ही है, तो बैंकिंग विलय में कंपटीशन कमीशन क्या काम देखेगा कि मार्केट में ऐसा ना हो जाए कि केवल यही बैंक बच जाए, बाकी बैंक इसके कारण खराब हो जाए, ये देखेगा। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा कि प्रतिस्पर्धा के काम को अलग करिए, तकनीकी काम अलग करिए। तकनीकी काम का मतलब कि मान लीजिए 2 बैंकों का विलय हो रहा है, 2 बैंकों का विलय हो रहा है, तो दोनों बैंकों में जो पहले कर्मचारी थे उनका भी विलय करना पड़ेगा। कर्मचारियों का विलय करेंगे, साथ में क्या करेंगे, जो उनके एसेट्स हैं, जो लोन है, जो एनपीए है, सबका विलय होगा। ये जो टेक्निकल काम है ये कौन करे? ये आरबीआई करे। यहां पे आप बता सकते हैं कि इसीलिए क्या किया जाए? प्रतिस्पर्धा और तकनीकी काम को अलग किया जाए। टकराव के मुद्दों को समन्वय से सुलझाया जाए। ठीक है, आपस में बैठिए, बातचीत करिए, देखिए, आप बताइए कि आपकी प्रॉब्लम ये है, हम बताएं आपकी प्रॉब्लम क्या है, और समन्वय से सबके मध्य सुलझाया जाए। प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यों पे जोर दिया जाए। प्रतिनियुक्ति का क्या मतलब है? सीसीआई के कुछ लोगों को आरबीआई में भेजा जाए काम करने के लिए, आरबीआई कुछ लोगों को सीसीआई में 6-6 महीने की प्रतिनियुक्ति होती है, डेप्यूटेशन बोलते हैं उसको, डेप्यूटेशन पे काम किया जाए। इवन सीसीआई आरबीआई तो बस एक जस्ट एग्जांपल है, सेबी हुआ, ठीक है, और ढेर सारे पीएफआरडीआई जो मैंने बताई, सबको एक दूसरे में कुछ कुछ कर्मचारियों को हमेशा घुमाते रहना चाहिए ताकि पता चल सके कि उनकी प्रक्रियाएं ये हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, उनके लोग कैसे काम करते हैं। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये काम होने चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी रखें, और कोई आप स्पेसिफिक इश्यूज़ का सामना करें उसको भी बताएं। और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमेशा जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ इसे सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा मैं कोशिश करूँगा अलग अलग तरीके से उतना ज़्यादा इस चैनल पर और टाइम दे पाऊँ। धन्यवाद।